अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। अमेरिका ने हमला किया बराह रास्त ईरान के ऊपर। 24 घंटे बाद ईरान इसराइल एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। ये जंग कैसे ख़त्म होगी? इस जंग की वजह से पूरी दुनिया का अमन कैसे मुतासिर हो रहा है? पूरी दुनिया पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? और अब अगला मरहला इस जंग का क्या होगा जब ईरान रद्द-ए-अमल के तौर पर कोई नई स्ट्रेटजी ऑप्ट करता है? इस पर गौर करने के लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है अपने प्रोग्राम में सैयद फैसल शाह साहब को और जनाब जावेद हुसैन साहब को। आप साबिक सफ़ीर रह चुके हैं तेहरान में, ईरान में, इसके अलावा साउथ कोरिया और नीदरलैंड में भी सिफारतकारी के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे तेहरान बराह रास्त, जहाँ से ईरानी सहाफ़ी अली अर्दम हमें ज्वाइन करेंगे, जो ईरान की और तेहरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से हमारे नाज़रीन को अपडेट करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि अमरीका ने जितने भी उसके अड्डे हैं गल्फ़ में, मशरिक़ वुस्ता में, मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के यहाँ, वहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एक ख़दशा ये है कि ईरान रद्द-ए-अमल के तौर पर 3 मुमकिन ऑप्शंस ऑप्ट कर सकता है। मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। नंबर 2, आबनाए हुर्मुज़, जहाँ से दुनिया का 1/5 जो क्रूड ऑयल है वो गुजरता है, उसको बंद कर सकता है। नंबर 3, ख़त्ते में मौजूद अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अमरीकी बेसिस को निशाना बना सकता है। इस सिलसिले में अहम तरीन डेवलपमेंट्स मॉस्को और चीन के साथ हो रही हैं, जहां ईरानी क़यादत मुसलसल उनके साथ राब्ते में है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ। पाकिस्तान ने भी ईरानियन कॉज की हिमायत की, पुरअमन जंगबंदी की हिमायत की, फ़रीक़ैन को कहा कि वो जंगबंदी की जानिब आएँ और इस एग्रेशन की मज़म्मत की है। अब अमेरिका ने कतर में बिलखुसूस जो अमरीकी सेटलर्स हैं, अमरीकी शहरियों ने कहा है कि वो शेल्टर्स में चले जाएं। आबनाए हुर्मुज़ का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर 3 से 5 ऐसे कंटेनर्स हैं जो खाली वापस लौटे हैं कशीदगी की वजह से। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर अखबार ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल यकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर सकता है। क्या ये एक साजिश होगी, क्या एक धोखा होगा, एक और चकमा होगा, या ईरान इस पर लब्बैक कहेगा? इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए मैं चलता हूँ सबसे पहले जनाब फैसल शाह साहब की जानिब। बहरी उमूर और जो वॉर स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें ऑब्वियसली उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, तवील अरसा पाकिस्तान नेवी को सर्व कर चुके हैं। फैसल साहब, आज क्योंकि बार बार ईरानियन ऑप्शंस पर बात की जा रही है, एक ऑप्शन उसमें आ जाता है ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन को ये समझाएं इसकी अहमियत क्या है, ईरान इसका मुतहमिल हो सकता है या नहीं, और अगर वाकई ईरान बंद करता है इसे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब मुझे प्रोग्राम में लेने का, और ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा है। इसके बारे में बार बार बात हो रही है, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही आगाही नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो दुनिया के कई इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स में से एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट क्या होता है? ये वो आबी गुजरगाह होती है जो 2 बड़े पानी के ज़खायर को या 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में मिलाते हैं, और अगर इसको चोक कर दिया जाए तो उन दोनों के दरमियान जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। तो इस तरह कई चोक पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ, वो हम पूरी दुनिया में, लाइक ये एक स्ट्रेट ऑफ मलाका है, बाब अल मंदब है, इसी तरह ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की इंपॉर्टेंस आपने जैसे बताया कि 1/5 ऑयल दुनिया का यहाँ से फ़्लो करता है। मैं समझता हूँ कि 20 से 30% जो ऑयल है दुनिया का वो यहाँ से जाता है। 50% गैस यहाँ से जाती है, और रोज़ाना 21 मिलियन बैरल का तेल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पास करता है, जिसमें से 18 मिलियन बैरल का तेल, यही तेल स्ट्रेट ऑफ मलाका से जाता है फार ईस्ट और चाइना की तरफ। तो आप ये देखिए कि कितनी हैवी डिपेंडेंस है दुनिया की इस चोक पॉइंट के ऊपर। ठीक। और ईरान को ये सबकत हासिल है कि उसको अल्लाह ताला ने जो जोग्राफ़ी दी है वो इस किस्म की है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और पर्शियन गल्फ़ को डोमिनेट करती है। यानी जितने भी पर्शियन गल्फ़ में ममालिक हैं उनमें ईरान की सबसे अच्छी जोग्राफ़ी है जो इन दोनों चीज़ों को डोमिनेट करती है। ईरान ने इस चीज़ का इदराक करते हुए कि उनके पास ये जोग्राफिकल एडवांटेज है, अपनी जोग्राफ़ी को यूज़ किया है, और उस जोग्राफ़ी को यूज़ करते हुए उन्होंने एक बड़ा मजबूत और बड़ा मजबूत किस्म का मिलिट्री सिस्टम तरतीब दिया है पर्शियन गल्फ़ में और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। ठीक। उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उनके पास जो आइलैंड्स हैं उनके ऊपर उन्होंने बेसिस बनाए हुए हैं, वहाँ मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, कोस्ट के ऊपर मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, उनके पास फास्ट स्पीड बोट्स हैं जिनके ऊपर रॉकेट लगे हुए हैं, और वो कई 100 की तादाद में अटैक करते हैं अपने दुश्मन के जहाज़ों पे। उसमें कैमिकाज़े बोट्स भी हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के ज़ुमरे में आ जाती हैं।
ईरान, मैं ये भी बताता चलूँ नाज़रीन को कि ईरान में एक बड़ा यूनिक मिलिट्री सिस्टम है। वो यूनिक मिलिट्री सिस्टम ये है कि उनकी दो आर्म फोर्सेस हैं, एक रेगुलर आर्म फोर्सेस है जिसको अर्तिश कहते हैं और एक दूसरी IRGC है जिसे पासदारान इनकलाब कहते हैं, सिपाही पासदारान इनकलाब। जी जी, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये तो मैं पासदारान इनकलाब के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन उनकी जो एक रेगुलर नेवी है वो भी एक प्रॉपर नेवी है जिसमें उनकी शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, बोट्स हैं, सब चीज़ें, और वो खुद उनकी अपनी बनाई हुई हैं। तो उनकी जो स्ट्रेंथ है ईरान की वो पर्शियन गल्फ में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए मिनटों का काम होगा कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चोक करना चाहें, बंद करना चाहें या पर्शियन गल्फ को डिस्टर्ब करना चाहें, जिससे तमाम दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी उस पर फ़र्क पड़ेगा, तिजारत पे, मईशत। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब साथ ही रहेगा, जावेद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद साहब, आपकी सिफारतकारी में आपका तवील तजुर्बा बिलखुसूस ईरान के हवाले से, इसीलिए आपको ज़हमत दी। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा था कि प्रॉबेबली अमेरिका हो या इसराइल ये यूनिलैटरली सीज़ फायर का ऐलान कर सकते हैं बिकॉज इन्होंने जो करना था वो कर लिया। क्या ईरान उसका एहतराम करेगा, लब्बैक कहेगा, या रद्द-ए-अमल में प्रॉक्सीज या गल्फ में अमेरिकन अड्डों को निशाना बनाना या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को टारगेट करेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग सर क्या बनती है? फिलहाल तो ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अपने हमले, जो मिसाइल अटैक्स हैं, वो जारी रखे हुए है और उन्होंने उससे आगे अभी कदम नहीं उठाया। ठीक। और मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी इनके दोस्त ममालिक हैं, जैसे वो आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग प्रेसिडेंट पुतिन से हुई है, तो वहाँ भी उनको शायद यही मशवरा दिया गया है कि ये सिचुएशन है इसको एस्केलेट फर्दर ना किया जाए, सीज फायर की तरफ हालात को बढ़ाया जाए और उसके बाद कोई निगोशिएशन और मुज़ाकरात के प्रोसेस को रिज्यूम किया जाए। तकरीबन इससे मिलती जुलती पोजीशन चाइना ने ली है और इससे इसी किस्म की पोजीशन जो है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना, रशिया और ईरान, पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट की है उसमें भी इसी किस्म की बातें की गई हैं। और कल जो इस्तांबुल में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है उसकी मीटिंग का इजलास हुआ है, उसमें जो रेजोल्यूशन इस पर अडॉप्ट हुई है ईरान की और इजराइल के दरमियान जो एक जंग की हालत है उस पर जो हुई है, उसमें भी सीज फायर और बातचीत के और मुज़ाकरात के अमल को दोबारा शुरू करने पे यानी फोकस किया गया और उसके ऊपर एक एम्फेसाइज किया गया है कि जल्द से जल्द वो शुरू होना चाहिए। तो मुझे लगता ये है कि ईरान जो है वो फौरी तौर पे शायद इस कदम को, यानी ईरानी अमेरिकन जो मिलिट्री पर्सनल हैं या उनके जो इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, अभी उनके तरफ कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेने में की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा और कोशिश शायद यही होगी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है मामलात को डी एस्केलेट करके मुज़ाकरात के अमल को रिज्यूम किया जाए। बिल्कुल ठीक। शाह साहब, ये तो जावेद साहब की राय है कि डी एस्केलेट करना ही बाकी बची है और बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बारे में आप पहले तबसरा कर रहे थे, बिलफर्ज अगर ईरान ऐसा कर भी लेता है तो इससे देखिए ना 33% तेल चाइना को यहाँ से जाता है, 11% साउथ कोरिया को, जापान को 11%, इंडिया को 13%, बाकी एशिया को 15% और अदर रीजन्स को 17%। ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है। तो इससे तो इसराइल को तो नुकसान नहीं हो रहा, ना अमेरिका को नुकसान हो रहा है, बल्कि जो ईरान के दोस्त ममालिक हैं उनको नुकसान होगा। और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि वहाँ पे अमेरिका का जो 5वां बहरी बेड़ा को 5th फ्लीट कहा जाता है वो तैनात है मुस्तकिल? जी बिल्कुल, बहरी बेड़ा अमेरिका का आया हुआ है। उनके मेरे ख्याल 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं अरेबियन सी में और पर्शियन गल्फ में। देखिए, ये ईरान अगर इकदाम करेगा तो ये क्यों करेगा, ये सोचने की ज़रूरत है जी। ये उसके पास एक आखिरी हरबा होगा, जब उसका सर्वाइवल एट स्टेक हो जाएगा तो हर मुल्क अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार होता है और ईरान भी आखिरी हद तक जा सकता है और उसमें ये काम कर सकता है। और इस काम करने का असल मकसद लोगों को नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने की तरफ होगा कि आके इस किस्से को ख़त्म करें, अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, अपना जो वेट है उसको यूज़ करें, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें और ईरान और इज़राइल और US को समझाएं कि वो दुनिया को किस नहज पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे सबका नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये ईरान की अगर कोई काविश होगी तो उस तरफ होगी
ना कि अमेरिका और इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि शायद अपने दोस्तों को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की तरफ होगी। ठीक, जावेद साहब, ये जो वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी हैं, उनका कुछ ही देर पहले फॉक्स टीवी पे एक स्टेटमेंट चल रही है। वो ये कहती हैं कि अगर ईरान की जो हुकूमत है, रजीम है, वो पुरअमन तौर पर जो सिफारती हल है उसकी जानिब नहीं अब जाती अमरीकी हमले के बाद, तो फिर अवाम को इस रजीम से ये हक छीन लेना चाहिए। और फिर बार बार वाइट हाउस तरदीद भी कभी करता है रजीम चेंज के ऑप्शन को और कभी उसकी तायीद करता है। What exactly Trump administration is up to as far as Iran is concerned and their government is concerned? लेकिन जी जहाँ तक तो अमेरिका की एक देरीना ख्वाहिश है, वो तो है कि ईरान में रिजीम चेंज होनी चाहिए। ये कोई आज की बात नहीं है। 1979 से उनकी ख्वाहिश रही है, ख़ास तौर पे जब अमेरिकन एम्बेसी का उन्होंने हौसले वहाँ पे इकट्ठे किए ईरानियों ने। उसके बाद से अमेरिका की ये कोशिश रही है, ख्वाहिश रही है ईरान में उसी किस्म की रजीम आए जो जैसे शाह के ज़माने में होती थी, ताकि उनके साथ उनके दोस्ताना तल्लुकात हों। और वो अमेरिका की जो स्ट्रेटिजिक गोल्स हैं पर्शियन गल्फ रीजन में, मिडल ईस्ट में, उसमें उनका वो एलाई हो, बजाय इसके कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस हो, यानी ईरान की तरफ से। तो वो तो अपनी जगह पे है ख्वाहिश उनकी। अब वो ये कह रहे हैं, बरमला तो अब ये कह रहे हैं कि जी हम तो फ़िलहाल सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमें एतराज़ है, हम नहीं चाहते कि ईरान की सूरत में न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और चूंकि यूरेनियम एनरिचमेंट ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको आप अगर पॉलिटिकल डिसीजन लें तो फिर उसको आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट की भी ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और यही स्टिकिंग पॉइंट है, यही है जिसके ऊपर झगड़ा है, जिसकी वजह से ये जो अब 3 फैसिलिटीज़ पे कल हमला अमेरिका ने, वो वही फैसिलिटीज थी जो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए जिन पे काम हो रहा था। बिल्कुल ठीक। उन्होंने तो खुल के नेतन्याहू ने खुल के कह दिया कि ईरानी अवाम से उसने अपील किया कि आप मौजूदा अपनी हुकूमत को बदलें। अब ये साफ ज़ाहिर है कि ये जो दोनों पहली पोजीशन तो फिर भी आप उसको कोई एम्बिग्यूटी उसमें है, लेकिन इजराइल ने तो खुल के कह दिया ये चीज़ जो है रजीम के चेंज का मुतालबा UN चार्टर और इंटरनेशनल लॉ एंड प्रिंसिपल जो ऑफ इंटरस्टेट कॉन्डक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि किसी मुल्क को UN चार्टर कहता है कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये खुलम खुला एक इंटरफेरेंस है ईरान के इंटरनल अफेयर्स में। वहाँ किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए या है, उसमें बदलनी चाहिए, उसमें उसकी चेंज आनी चाहिए, उसमें कोई रिफॉर्म होनी चाहिए, ये ईरानी अवाम का काम है और उनका फैसला है, और वो उन्हें खुद ही करना चाहिए अगर वो इसकी ज़रूरत महसूस करें। बिल्कुल ठीक। दूसरे मामले को इसमें सही की मैं सर एक ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ। जी सर, बात पूरी कीजिए। उसूली तौर पर मामला ये असूली तौर पे तो यही है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर उसको मौका आया और ये न्यूक्लियर इशू रिजॉल्व भी हो गया तो वो अपनी दूसरी कोशिशों को जारी रखेगा, जिसमें ये रिजीम के जो अपोनेंट्स हैं उनको सपोर्ट दी जाएगी कि वो ईरान में भी जो है अपनी मर्जी की उनकी दोस्त ऐसी हुकूमत है जिसके साथ उनके दोस्ताना तल्लुकात हों। और सबसे बड़ी वजह जो है कि वो मौजूदा हुकूमत को पसंद नहीं करते ईरानी हुकूमत को अमेरिका, वो है कि वो समझते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो अमेरिका के मिडल ईस्ट में और ख़ास तौर पर पर्शियन गल्फ रीजन में जो स्ट्रेटिजिक गोल्स हैं वो समझते हैं कि मौजूदा ईरानी हुकूमत उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है उनके हासिल करने में। सबसे बड़ा उनका गोल है कि मिडल ईस्ट में उनकी हेजमनी कायम रहे। बिल्कुल ठीक। तो ये जो ऑप्शन ईरान के पास है नाज़रीन, आपने हुर्मुज़ को बंद करने की, ताकि मशरक़ वस्ता के अहम ममालिक पर असर पड़े, दुनिया भर की ताकतों पर असर पड़े और वो ईरान के मुतालबात को सुनने पर मजबूर हूँ। ये जैसे फैसल शाह साहब बयान कर रहे थे कि आखिरी ऑप्शन के पास, ऑप्शन के तौर पर ईरान के पास होगी। 1/5 ऑफ द टोटल जो क्रूड ऑयल है दुनिया का वो यहाँ से गुजरता है। ईरानियन पार्लिमान ने इसकी मंजूरी दी है कि आबना हुर्मुज़ को बंद करने की जो धमकी है वो उसूली है, लेकिन अभी आला क़यादत ने इसका फ़ैसला करना है। सऊदी अरब के लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए अपनी मसनूआत आलमी मंडियों तक पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा
और ये ईरानियन पासदारान इनकलाब के अहम अहदेदार ने बताया कि इसकी धमकी दुरुस्त है। दो ममालिक अहम मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब, उसके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुतबादिल रास्ते दस्तयाब नहीं हैं। इस सिलसिले में यहाँ से गुजर के ही उन्हें जाना पड़ेगा। आज तक उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसे बंद नहीं किया, लेकिन मुतादिद बार ऐसा करने पर कहा ज़रूर है। लेट 80s में अलबत्ता इराक और जो ईरान की जंग थी, उस बीच इस चोकिंग पॉइंट पर कई एक वाक़यात देखने को और सुनने को हमें ज़रूर मिलते रहे। फैसल शाह साहब, ये बताइएगा मुझे कि अभी CNN पर कुछ ही देर पहले ईरानियन हुकाम का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें वो कहते हैं कि अगर ये जंग 2 साल तक चल सकती है तो हम इसे चलाने को तैयार हैं। ये जंग 2 साल तक जा सकती है। क्या ईरान की इतनी कैपेसिटी है इसको लिंगर ऑन करे फॉर 2 years? जी, ईरान देखें, अभी भी एयर डिफेंस ना होते हुए, एयर फोर्स ना होते हुए आप इसराइल के हर अटैक का जवाब दे रहा है। उनके यहाँ कोई ऐसा इंतशार भी नज़र नहीं आ रहा है पब्लिक में। उनकी सीनियर लीडरशिप को हटाने के बावजूद वहाँ पे ऑल्टरनेट लीडरशिप आ गई है और वो उसी तरह से जंग लड़ रहे हैं जैसे कि जो ओरिजिनल सीनियर लीडरशिप थी वो लड़ती। ये कहा जा रहा है कि शायद रिजीम चेंज ईरान में बहुत आसान है, तो वो भी मैं समझता हूँ कि आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि रिजीम एक बहुत मजबूत इदारा है वहाँ पे जो जिसकी जड़ें नीचे तक गई हुई हैं। अगर आप हमारे सेटअप के हिसाब से उसका मुवाजना करें तो टाउन लेवल तक उनकी कंप्लीट ये जो रिजीम चेंज वाला मौजू है ना जी, ये बिलखुसूस आप दोनों के लिए इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जनाब जावेद साहब भी वहाँ सफ़ीर के तौर पर रह चुके हैं और आपने भी ईरान में सर्व किया हुआ है, तो इसलिए आप दोनों से बेहतर कोई तज्जिया निगार हो नहीं सकते। आप बता रहे हैं कि रिजीम चेंज बहुत मुश्किल है। वजह ये है कि देखिए, ये रिजीम जो है ये एक रेवोल्यूशन के तहत आया है। ये उस तरह का रिजीम नहीं है जो कि इराक में, सीरिया में और लिबिया में था कि आप टॉप मैन को उड़ा दें तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये एक रेवोल्यूशन के तहत आया है जिसको लोग लेकर आए थे और ये एक विलायत फ़की का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बेस करता है, आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वो विलायत फ़की का कॉन्सेप्ट ये है कि जो 12वें इमाम हैं, जो गायब इमाम हैं, उनकी गैर मौजूदगी में उनके नुमाइंदे इस सिस्टम को चलाएंगे। तो इमाम खुमैनी थे पहले, वो चले गए, उनके जाने के बाद सिस्टम कोलैप्स नहीं किया बल्कि खामेनेई आ गए। खामेनेई साहब भी अगर चले जाते हैं तो उनके बाद फिर एक लाइन है, जो एक कैंडिडेट्स की लाइन है जिसमें से सिलेक्शन होगा कि किसको रहबर या सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। तो ये एक बंदे की मरहूने मिन्नत नहीं है सिस्टम। ये पूरा सिस्टम एक पूरा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर से नीचे तक गया हुआ है और दाएं से बाएं तक गया हुआ है। और ईरान के तमाम प्रोसेसेस में, प्रोसीजर्स में, सिस्टम्स में, डेली लाइफ में इस रिजीम का अमल दखल है। तो ये इतने आराम से जाने वाली नहीं है रिजीम। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई अपोजिशन ऐसी नहीं है जो लोगों को मोबिलाइज कर सके। ये हकीकत है कि लोगों में रिजेंटमेंट है रिजीम के खिलाफ भी, हुकूमत के खिलाफ भी, फौज के खिलाफ भी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। बिल्कुल ठीक। शाह साहब जरा साथ रहिएगा ना, ये इसी मौजू पे मैं जरा जावेद साहब की भी ओपिनियन ले लूं। जावेद साहब, यू हैव सर्व्ड देयर इन ईरान। वहाँ के अवाम के यहाँ क्या अवाम ये समझते हैं कि रिजीम चेंज होने चाहिए? शाह साहब ने तो कहा ये बहुत मुश्किल है, उन्होंने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, बट सिंस यू हैव सर्व्ड देयर, पब्लिक एट लार्ज का पर्सपेक्टिव आपके यहाँ क्या है और इसराइलियन या अमेरिकन एफर्ट्स इस सिलसिले में क्यों नाकाम होंगी? और देखिए, वहाँ पे पोलराइजेशन है ईरान में और मौजूदा जो हुकूमत है काफ़ी जो ईरान के अवाम हैं, जो ख़ास तौर पर जो रूरल एरियाज़ में, छोटे शहरों में हैं, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं और सपोर्ट मौजूदा निज़ाम और मौजूदा हुकूमत के साथ हैं। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि सारे अवाम जो हैं ईरान के वो इस निज़ाम को पसंद करते हैं। इसलिए अपोजिशन ज़रूर है, लेकिन वो अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि इस निज़ाम को ओवरथ्रो कर सके या चेंज कर सके, क्योंकि जो मौजूदा निज़ाम है उन्होंने बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, आइन बनाया है, ऐसा अपने इदारे कायम किए हैं जिससे उनकी तसलसल उनके निज़ाम का एक गारंटी गारंटीड है। तो ये इस वजह से रजीम चेंज का जो ख्वाब है, जो अमेरिका देखता है या इजराइल देखता है, वो को आसानी से पूरा नहीं हो सकता और मेरा ख्याल में द नियर फ्यूचर उसके चांसेस नहीं हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे मैंने कहा शुरू में अर्ज किया था
कि असूली तौर पे भी दूसरे ममालिक को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ईरान के इंटरनल मामलात में इंटरफेयर करें। वहाँ किस किस्म का निज़ाम होना चाहिए, किस किस्म की हुकूमत होनी चाहिए, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ ईरानी अवाम को ही करना चाहिए। हमें याद है 1953 में भी अमेरिका ने और मुसद्दिक साहब की हुकूमत का तख्ता जब उल्टा गया था, मुसद्दक की गवर्नमेंट को हटाया था और उसकी जगह पे शाह को वापस लाए थे, तो वो उस ज़माने में तो ये काम हो गए थे, लेकिन आजकल के ज़माने में इस किस्म की यानी निज़ाम हुकूमत को बदलना या हुकूमत को बदलना ना मुनासिब है, ना इसका इजाज़त दी जानी चाहिए और ना ये हो सकेगा ईरान में। बल्कि मुझे ख्याल मेरा ये है कि वहाँ अगर ऐसी किस्म की हरकत की गई तो ईरान के अवाम जो हैं वो मुतहिद हो जाएंगे इस हुकूमत के पीछे, जैसे 1980 में हुआ जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पे हमला किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आरिफ हबीब कंपनी ने एक जायज़ा पेश किया है कि अगर ये मशरक़ वस्ता में ये तनाज़ा बढ़ता है, शियात करता है, बंदिशें होती हैं, तो सूरत में जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं पाकिस्तान में भी। उनके मुताबिक जो पेट्रोल है वो 258 से 280 रुपये फ़ी लीटर तक जा सकता है, 8 से 9% इसमें इजाफा हो सकता है, और डीज़ल जो है वो 262 से 290 रुपये फ़ी लीटर तक जा सकता है अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है। इस सिलसिले में आलमी क़ुव्वतें हरकत में हैं कि सीज़ फायर हो। यूरोपीय यूनियन का बयान भी आ रहा है। रूस और चीन ने बराह रास्त इंटरफेरेंस से ऑब्वियसली इनकार किया है। पाकिस्तान की स्टेटमेंट भी आपके सामने आ गई। देखना यह है कि ईरान की पोजीशन क्या है और वो किन ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। इस सिलसिले में प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको लिए चलेंगे बराह रास्त तेहरान, जहां ईरानी सहाफ़ी हमारे साथ जुड़े होंगे। शाह साहब आपका और जावेद साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त से नवाजा। नाज़रीन आपको लिए चलते हैं तेहरान, जहाँ से बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हैं ईरान के सहाफ़ी अली अरदम। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान में वो बात करते हैं, कोशिश करेंगे तर्जुमा हम साथ साथ बराह रास्त नशर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस अली अरदम फ्रॉम तेहरान. I would like to know about the decisions made by the Iranian government so far after America's attack on Iran. Just a while ago, few American outlets, news outlets, they were reporting that decision had been made in Iran to attack American bases in the Gulf region. Can you confirm that? Hello, thank you for your invitation, and I hope I can answer you because the internet is so bad right now in Iran, and maybe I ask you to repeat some of your questions. Sorry for that in advance. We heard something about attacking American bases in Persian Gulf, but we didn't have any proof for that, and I think many of these news are not really the main news. Maybe some of them work as threatening United States for pressuring Israel to letters that their attacks. But at this point, we don't have any approval of any attack on American bases in Persian Gulf. All right, Ali, just yesterday, according to Iranian media, the parliament of the Iran, they approved to choke the Strait of Hormuz, which is very strategic as far as the crude oil trade is concerned. So has Iranian leadership made any decision in this regard? I'm not sure about that because this is a very, very hard decision at this point. After the parliament, the Security Council have to approve this decision, and of course the Supreme Leader of Iran has to do it as well. At this point, the main issue is China and Russia, because if they do anything in Hormuz Strait, the China will affect the decision, and maybe many clashes will be started in Persian Gulf, and it's not good for China. As you know, Iran and China have a lot of relations, and China, the price of oil is very important for China. And as you know, the
Foreign Minister of Iran, Irakchi, has traveled to Russia and to discuss some issues with Putin, and I think this issue is on the table too, because Iran needs some airborne data for such thing, and right now they're under hard attacks. So at this point, I don't think that Iran will do anything to affect the price of oil before consulting with China and Russia. All right. Ali, just a while ago, I was reading somewhere at Wall Street Journal and some other media outlets, and they claim that Israel and America can announce ceasefire unilaterally. Will Iran be willing to opt the option of ceasefire, or the other way around, Iran will not accept it and go for retaliation furthermore? It's a really hard question. It's a really hard question because Iran is under attack and their defense system is not working very well. Today, we had a lot of bombardments in Iran. Many loud voices were across all the city. But Iranians think that if they do not retaliate before the ceasefire, the attacks will start very soon again. So they think they have to punish the United States and Israel, and the most important thing is Israel for this point. And they think that they have to make a new balance for deterrence. If they stop the war right now, they will be attacked many times in the future. It's what happened to Yemen and Lebanon, and Iran doesn't want to have the same experience. So they think they have to do something before stopping the war, but I'm not sure what can they do at this point, because they only attacking Israel by their missiles. And it seems after about 10 years after starting this war, it doesn't work because the Israeli continues their attacks. At this point, in my opinion, Iran have to make some punishment for the United States and Israel, and then accept the ceasefire. Maybe their allied systems, allied forces like Hezbollah, like Yemen, will help them. But as I said previously, I think they have to consult with China and Russia because they are their main allied forces. And at this point, Iran did not have the main and the last decision. All right, Ali, despite countless attacks by America and then obviously by the Israel on the Iranian territory in these major cities, on various installations in Iran, how is the morale of the public at large? How are the masses reacting against these attacks? Are they afraid of these attacks, or do they feel more empowered or driven by more passion to react? When we speak about people, we of course speak about many fractions of people. There are some people that supports the attacks, and they say that they have to punish Israel and the United States, and they say that we were ready for this point from many years. But some people say that it's fruitless, and they think that the war is affecting their life. Many people have left Tehran to the other provinces, and Tehran is
approximately empty at this point, but we cannot see any disturbance in the city or people that have some what I can say, that saying loudly that stop the war at this point. Many people say that we have to work together and fight this war, although it's too hard for Iranian because they are attacking Iran by air, and due to the sanctions, Iranian didn't have good air force right now. It's completely different from what happened month ago between India and Pakistan. Pakistan showed a very, very good air force capabilities, but at this point Iran doesn't have. But if I have to make a conclusion, Iranians at this point support their government for a war and waiting for retaliation. All right. Ali, is there any serious due deliberation over the nomination of the successor of the supreme leader in Iran? You know that there are a lot of rumors that the next person that will be terrored by Israel will be the supreme leader. As you know, the supreme leader was so old, and a lot of time, many people, it's a long time that many people speaking about the successor. It seems they have a lot of programs about that. It's heard that 3 people are nominated, and if he was killed, they can choose from these 3 ones. But we don't know exactly who are these 3 people, and what will he do after the death of the supreme leader. So it's the main question that who will be and what will he do. But we think that the next supreme leader will do the same as the Sayyid Ali Khamenei and continue the war at this point. Thank you very much, Ali Ardam, for joining us live from Tehran. Our sympathies, our support is with our Iranian brothers and sisters. We pray and we hope that peace and sanity should prevail, will prevail and must prevail in this region. Thank you for joining with us. नाज़रीन, ये अली अर्दम थे, तेहरान से हमारे साथ थे. वो ये कह रहे थे कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना हो या अमरीकी अड्डों को निशाना बनाना हो, जवाब में रूस और चीन के साथ मुशावरत ईरान कर रहा है, उसके बाद ही कोई फैसला किया जा सकेगा. वो समझते हैं कि उनके यहाँ अवाम की बड़ी तादाद ये समझते हैं कि ईरान को अब जवाब देना होगा. जवाब दिए बग़ैर सीज़ फायर में जाना मुश्किल होगा ईरानी क़यादत के लिए. आज के लिए इतना ही. आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.